तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है? आप सोचेंगे ये कैसा सवाल है। जी हाँ, सेविंग बैंक अकाउंट आज के डेट में सभी के पास होता है, पूछने वाली कोई बात नहीं है। तो एक्चुअली मैं पूछ रहा है इसलिए कि देखिए, आपको पता है कि 2026 में अप्रैल महीने से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो गया है। इसके साथ साथ नए नियम, नए प्रोविजन जो है वो भी लागू हो गए। आपको अगर जो नए अपडेट है वो नहीं मालूम है तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं, आपके पास टैक्स नोटिस तक आ सकती है। आज के पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सेविंग बैंक अकाउंट अगर आपके पास है, जी हाँ दोस्तों, सेविंग बैंक अकाउंट अगर आपके पास है, एक या मल्टीपल्स, तो उसके लिए सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते समय, कहने का मतलब कैश का ट्रांजैक्शन, बैंक का ट्रांजैक्शन, जमा करने का, निकालने का, ट्रांसफर का, ये सारे ट्रांजैक्शन करते समय किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, यानी कि क्या लिमिटेशन है भैया, कितना लिमिट तक आप जमा दे सकते हैं, निकाल सकते हैं, सारा कुछ डिटेल में आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये जानकारी होना आपके पास काफी जरूरी है, ताकि आप सही तरीके से अपना ट्रांजेक्शन कर सके। जानकारी रहेगी तो आप किसी तरह से दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक आपको सारी जानकारी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी, एक लाइक जरूर कर दिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाने में। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिमिट्स होते हैं, क्या लिमिट है सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट है, मल्टीपल सेविंग बैंक अकाउंट है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों कि एक स्टेटमेंट होता है एसएफटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब ये क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होता है, बैंक बनाता है। इसमें वो सारे डिटेल्स होते हैं ट्रांजेक्शन्स के, जो कि भाई ये जो लिमिट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसके जो ऊपर जाते हैं, वो उस रिपोर्ट में बैंक जो है तैयार करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, लिमिट के बाहर जाने पर ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं वो जो है एसएफटी के थ्रू हर एक बैंक बनाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। इसके अलावा भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं, आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं, तो आपको पता होगा ये आपका एआईएस, आपका टीआईएस या फिर 20 एएस में जो है आपका टीडीएस वगैरह सारा कुछ अभी ऑनलाइन होने के कारण रिफ्लेक्ट करता है। वहां से कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि अभी आज के डेट में ट्रैक नहीं होती है। तो ये एसएफटी के थ्रू बैंक के मैटर में जो ट्रांजेक्शन है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, वो रिपोर्ट होती है। कौन कौन से, क्या लिमिटेशन, सबसे पहले मैं जान लेते हैं। स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक दिन का लिमिट क्या है? सबसे पहले एक दिन का लिमिट है आपका 1 लाख रुपया, यानी कि एक दिन में 1 लाख से ज्यादा अगर आप फ्लो करते हैं, कैश फ्लो करते हैं, कैश निकालना या कैश जमा देना, तो ये जो है आपके एसएफटी जो है बैंक उसमें इंक्लूड हो जाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एसएफटी के थ्रू बैंक जो है वो रिपोर्ट कर देता है। ये तो हो गया 1 महीने का। 12 महीने का, यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 10 लाख का जो कैश फ्लो कर देते हो, यानी कैश डिपोजिट अभी निकालना 10 लाख से ऊपर जाता है, तो ये एसएफटी में ट्रिगर हो जाता है और बैंक रिपोर्ट करता है। अब पहले था कि भैया कि पैन बेसिस सारा ट्रांजेक्शन ट्रैक होता था, लेकिन आज के डेट में अगर मान लीजिए आपका पैन नहीं है, पैन अगर है तो इनएक्टिव हो गया, पैन आपने बनाया नहीं, उस केस में भी आपका जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रैक होगा। जी हाँ दोस्तों, आधार नंबर के थ्रू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ट्रैक होगा। तो मान लीजिए किसी का पैन नहीं है, आधार के थ्रू उनका जो है ये जो ट्रांजेक्शन है एसएफटी के थ्रू बैंक जो है रिपोर्ट करेगा। तो आपके आधार नंबर के थ्रू जो है 5 लाख से ज्यादा अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो जो एसएफटी के थ्रू जो है बैंक जो है रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो ये जो है बेसिक, सबसे पहला चीज जो नियम, बेसिक जो लिमिटेशन है आपको ध्यान रखना होगा, ताकि आपका जो है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन रिपोर्ट नहीं हो। रिपोर्ट होने के बाद भी अगर मान लीजिए जेन्युइन आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो रिपोर्ट करते हैं, तो आप उसको नोट डाउन करके रखिए, ये जस्टिफिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्टिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके इनकम टैक्स के रिटर्न में, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको चीज ध्यान में रखना है, लिमिटेशन। दूसरा चीज, ये जो लिमिटेशन है किस तरह कैलकुलेट होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। ये जो कैलकुलेशन होता है आपका पैन बेसिस पे एग्रीगेट अमाउंट देखा जाता है। ये जो 1 लाख का 10 लाख का जो लिमिटेशन है वो एग्रीगेट अमाउंट देखा जाता है पैन बेसिस पे। मान लीजिए कि किसी ने अपने पैन के ऊपर 3 अलग अलग बैंक में खाते खोल लिए, सेविंग बैंक अकाउंट खोल लिया, बैंक ए, बैंक बी और बैंक सी, तीनों में उसने मल्टीपल करके एक में 2 लाख, एक में 3 लाख, एक में 3 लाख करके टोटल 8 लाख रुपए जमा किए। तो ये पूरे साल में पैन पे उसका कितना कैश का हो गया ट्रांजेक्शन? वो हो गया भैया 8 लाख रुपया, जो कि 10 से कम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही इस केस में 3 लाख, पहला बैंक ए में 3 लाख, बैंक बी में 4 लाख और बैंक सी में जो है 4 लाख, 4 4 8 3 11 लाख का अगर कर दिया किसी ने, तो वो जो है 10 लाख क्रॉस कर देगा। यहाँ पे एसएफटी जो है ट्रिगर हो जाएगा भैया, और बैंक जो अपना एसएफटी के स्टेटमेंट में उसको इंक्लूड करके रिपोर्ट कर देगा डिपार्टमेंट को। तो ये लिमिटेशन जो है पैन बेसिस पे ये कैलकुलेट होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। समझ गए आप? अब चलिए, जैसे एग्जाम्पल कोई कस्टमर है,
उसका क्या होगा, कैसे ट्रिगर होगा। अगर गया बैंक में, वो एक दिन में 1 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन किया, या फिर पूरे साल में उसने 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन किया कैश का, तो वो क्या है, अगर लिमिट के ऊपर 10 लाख से ज्यादा करता है तो वो जाता है भाई एसएफटी के थ्रू, बैंक रिपोर्ट करता है। अगर उसके अंदर में वो ट्रांजेक्शन उसका रहता है, चाहे एक दिन में 1 लाख से कम, या फिर पूरे साल में 10 लाख से कम, तो उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं होता, कोई रिपोर्टिंग नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर हो गया। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं आपको भी बताता रहता हूँ, जैसे आपको पता होगा, कभी कभी क्या होता है, लोग मिस रिपोर्टिंग कर देते हैं। देखिए, जो भी आपका है ट्रांजेक्शन, आप प्रॉपर तरीके से सही सही जो है एक्यूरेटली, जो भी है आपका खर्चा या फिर इनकम जो भी होता है, आपको अपने आईटीआर में रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, करना चाहिए, ताकि दिक्कत किसी तरह से ना हो। क्योंकि अगर आप कोई चीज हाइड करेंगे तो अभी ऑनलाइन सारा कुछ ट्रैक हो जाता है। तो जो एग्जैक्टली आप वो करिए। आपका अगर कोई भी ट्रांजेक्शन, जितना भी ट्रांजेक्शन आपका कैश फ्लो वगैरह है, वो आप प्रॉपर तरीके से उतना ही अपने आईटीआर में दिखाइए। कहने का मतलब, मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में आपने कैश फ्लो किया है 12 लाख का, और आप जब आईटीआर भरने जाएंगे तो वहां दिखा देंगे भैया 4 लाख, तो ऐसा तो नहीं। तो आपका जो एसएफटी के थ्रू हो जाएगा 12 लाख रुपया, 12 लाख आपने कैश फ्लो किया, लेकिन आपके आईटीआर में 4 लाख, यहाँ पे 8 लाख का मिसमैच हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई ट्रिगर हो जाएगा मिसमैच। अब मिसमैच ट्रिगर हो जाएगा तो यहाँ पे भैया आपका जो है आपके पास कम्युनिकेशन आ सकता है, जस्टिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स नोटिस आ सकता है, ये करना पड़ सकता है आपको। तो जो भी है आप एग्जैक्टली जो भी आपका है वो पूरा पूरा अपने आईटीआर में दिखाइए। अगर नहीं दिखाते, कोई भी चीज अगर अनएक्सप्लेन हो जाता है, कोई भी मान लीजिए कैश का ट्रांजेक्शन अगर एक्सप्लेन आप नहीं कर पाते, जैसे कि कोई भी डिफरेंस मिल गया जैसे हम लोगों ने देखा, तो उसको अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो आपके ऊपर दिक्कत आ सकती है। आपको क्या इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह भी लगाया जा सकता है, उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, पेनल्टी भी हेवी पेनल्टी लगाई जाती है, अप टू 84% तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है, अनएक्सप्लेन कैश के ऊपर। तो भैया कैश का ट्रांजेक्शन करते हुए बिल्कुल ही ध्यान रखिए, और इन जो लिमिट है इनको ध्यान रखकर अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन करिए, ताकि फ्यूचर में आपको किसी तरह से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आप करते हैं जो भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसके लिए आप जस्टिफिकेशन रेडी रखिए। जस्टिफिकेशन करने का मतलब, मान लीजिए आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, सैलरी अगर आप इनकम करते हैं, सैलरी से आपका इनकम आता है, तो बैंक स्टेटमेंट है उसका आप उसका डिटेल रखिए। सैलरी क्रेडिट जो स्लिप वगैरह मिलता है, कैश जिसमें क्रेडिट डेबिट होता है, विड्रॉल होता है, डिपॉजिट होता है। बिजनेस अगर कोई इनकम है, तो बिजनेस अगर आपका इनकम आता है तो उसमें भाई बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है, उसमें जो आपने कैश मेंटेन किया है वो सारा चीज मिला करेगी। ऑडिट जो बिजनेस अकाउंट होते हैं उसमें आप रखिए, तो उसका प्रॉपर कैश बुक जो होता है वो मेंटेन करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सप्लेन कर पाएंगे हर चीज का। प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो प्रॉपर्टी सेल में जो रजिस्ट्रार का सेल डीड होता है, वो जो आप आईटीआर में अपने प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट करिए, उसको आप रखिए, उससे आप डिस्क्लोज कर पाएंगे, अपना जस्टिफिकेशन दे पाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम का अगर आपको जस्टिफिकेशन देना है, तो आपका जो लैंड लोड का जो खसरा और खतमी जो होता है भंडी रिपोर्ट, उसको आप रिप्रेजेंट करके आप उसका जो जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये सारे प्रूफ है जो कि आपको रखना चाहिए। फैमिली गिफ्ट मिला है कोई, तो आप उसका जो है अपना इनकम टैक्स जो दिखाते हैं आईटीआर में, उसके अंदर जो फाइल करते हैं अपना गिफ्ट डीड, वो अपने पास रखिए। तो अगर आप जो भी आपका एक्चुअल कैश फ्लो है प्रॉपर तरीके से अपने आईटीआर में रिपोर्ट करते हो, आपको किसी तरह से कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर यहीं पे आप प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो दिक्कत आ सकती है। तो जो भी आपका एक्चुअल है वही आप अपने आईटीआर में रिपोर्ट करें, प्रॉपर तरीके से सही तरीके से रिपोर्ट करें। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, आप कमेंट में अपना सवाल जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाने में। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को सेट कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।